अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हमें किसी भी टॉपिक को समझना है तो पहले उस टॉपिक के नाम को समझना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही काफ़ी सारी बातें अपने आप ही क्लियर हो जाती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन। हमें इसी को क्लियर करना है। देखो, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखो, री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब रहता है, इस वर्ड का मतलब होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है टू फॉर्म। किसको बनाना है? ऑर्गेनिजम्स को। किसको बनाना है? ऑर्गेनिजम्स को। इसका मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी फिनोमिना है जिससे हम किसको फॉर्म करेंगे? ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से। मान लीजिए हम एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हुए बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक सेल है जो कि क्या है? पेरेंट है। ठीक है, अब ये जो पेरेंट सेल मैच्योरेशन स्टेज कंप्लीट करने के बाद में वो क्या करती है? डॉटर्स बनाती है। ये क्या है? डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, अब ये जो डॉटर सेल्स जो है आगे क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। यानी कि डॉटर सेल्स जो है वो आगे ग्रो करेंगी, मैच्योर होंगी, और मैच्योर होके वापस से क्या करेंगी? रिप्रोडक्शन की फिनोमिना करेंगी। सो इससे भी दो नई डॉटर सेल बनेंगी, और सेम इससे भी दो नई डॉटर सेल्स बनेंगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो रहा है? लगातार प्रोडक्शन हो रहा है किसका? नए ऑर्गेनिजम्स का या नई डॉटर सेल्स का। तो नाउ देयर इज प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक साइक्लिक इवेंट की तरह काम कर रहा है। जैसे कि मान लो किसी भी ऑफस्प्रिंग का क्या हुआ? मतलब बर्थ हुआ। बर्थ के बाद में वो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है, और ग्रोथ जब हो रही है तो वो रिप्रोडक्शन की फिनोमिना, यानी कि ग्रोथ के पीरियड में वो क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, और प्लस उसके बाद में वो किसको लीड करता है? उसके बाद में वो डेथ को लीड करता है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या है? साइक्लिक इवेंट है किसका? किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देखो, मैंने पहले ही ये चीज क्लियर कर दी थी कि जो रिप्रोडक्शन की फिनोमिना है वो केवल और केवल लिविंग्स में ही कंप्लीट होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती। तो यहाँ पे जो ये रिप्रोडक्टिव साइक्लिक इवेंट है वो किस तरीके से रहेगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, बर्थ होने के बाद में उसमें ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद में वो मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद में वो प्रोड्यूस करेगा किसको? रिप्रोड्यूस करेगा किसको? नए यंग वंस या नए प्रोजेनिस को या नए ऑफस्प्रिंग्स को। उसके बाद में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये एक पूरा का पूरा लाइफ स्पान रहता है किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और उसका एक पर्टिकुलर स्टेज रहती है जहां पे वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। तो ये जो कंप्लीट फिनोमिना है ये हमें क्या शो करती है? ये हमें शो करती है कंटिन्यूटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन की जो कंटिन्यूटी है वो हम किसके थ्रू देख पा रहे हैं? रिप्रोडक्शन के थ्रू देख पा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? किस तरह की प्रोसीजर है? तो जो रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जो कहाँ होती है? इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रिप्रोडक्शन किस तरह की प्रोसेस है? एक केमिकल प्रोसेस है, हार्मोनल प्रोसेस है, इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं। तो आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट
पहला जो रिप्रोडक्शन के लिए स्टेटमेंट है वो यही दिया हुआ है कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब हमें समझ में आ गया। रिप्रोडक्शन का मतलब, री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन, प्रोडक्ट करना यानी कि फॉर्म करना, किसको, ऑर्गेनिजम्स को। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है किसकी, जनरेशन टू जनरेशन की। और ये किस तरह की फिनोमिना है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और रिप्रोडक्शन की फिनोमिना कभी भी नॉन लिविंग्स में नहीं होती। ठीक है, नॉन लिविंग्स में रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं होता, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें रिप्रोडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना रिप्रोडक्शन किए भी जो ऑर्गेनिजम्स है वो लाइव रह सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या रखते हैं, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखते हैं। अब हमारे पास आती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी डिफाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम डिफाइन की बात करें तो इसकी डिफाइन क्या होगी वो हम देखें। तो इसकी डिफाइन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या है, वो नए ऑफस्प्रिंग्स को फॉर्म करता है, किसके, अपने ही सिमिलर। यहाँ पे जो ये टर्म है ना बच्चों, सिमिलर, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली टर्म है। रीजन है कि कभी कभी इस टर्म को की जगह नोट आइडेंटिकल लिखा आता है। तो माय डियर किड्स, अगर इस डेफिनेशन के अंदर ऐसा दिया आ जाए कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस या ऑफस्प्रिंग्स नॉट आइडेंटिकल टू इटसेल्फ, तो जो ये स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा। यानी कि यहाँ पे हम नॉट आइडेंटिकल वर्ड नहीं लिख सकते। देखो, अगर हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं एसेक्सुअल में, देखो एसेक्सुअल के अंदर तो 100% क्या होंगे, आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग होंगे। ठीक है, अब बात आती है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस के अंदर एक पॉइंट से अगर हम देखें, स्पीसीज के पॉइंट से देखें, तो देखो ह्यूमन है। ठीक है, तो ह्यूमन के जो आगे ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी क्या होंगे, ह्यूमन ही होंगे। जैसे कि मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री से ऑफस्प्रिंग्स क्या बनेंगे, मैंगो ही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे हम आइडेंटिकल बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो जस्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अपने, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन ही बन रहा है, डॉग से डॉग ही बन रहा है, कैट से कैट ही बन रहा है। तो एक पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज है। बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिमिलर, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगा, ना तो पेरेंट्स के और ना ही मतलब ना ही मदर के ना ही फादर के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है। तो अगर आपको याद है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब मियोसिस होती है यानी कि गैमेट फॉर्मेशन करना होता है, तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर एक स्टेज थी, अगर आपको याद है, पैकिटिन स्टेज, जो कि एक प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेज थी। और इस स्टेज के अंदर क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर एंड
रिकॉम्बिनेशन की फिनोमिना हो रही थी। अब ऐसे केस में क्या बनते हैं, वेरिएंट्स बनते हैं, ठीक है। और वेरिएंट्स जो हैं बहुत ही यानी कि यूजफुल जो वेरिएंट्स होते हैं वो अडेप्टेशन और एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इन वेरिएंट्स की वजह से ही जो प्रोजेनी होती है वो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती किसके, पेरेंट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मदर से मैच कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स हो सकता है फादर से मैच कर रहे हैं। अगर हम आई कलर और जो हेयर शेप की बात करें तो वहां पे क्या आ सकती है, कुछ आई का कलर मान लो ब्लू मदर का है तो बच्चे में भी ब्लू आ जाए, और फादर के बाल जो है स्ट्रेट है तो बच्चे के बाल स्ट्रेट हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएंट फॉर्म बन रहा है, ना तो वो एग्जैक्टली मदर पे जा रहा है ना ही वो एग्जैक्टली फादर पे जा रहा है। ये जितने भी फिनोमिना है, जितने भी ट्रेट्स हैं, वो किस तरीके से मूव करते हैं और कैसे वो एक्सप्रेस होते हैं, ये हम इस यूनिट के बाद में जो नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो इन सारे क्वेश्चंस को वहां के लिए बचा के रखो, वहां पे ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। बट अभी हमें ये समझना है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक री का मतलब हम समझ के अगेन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म, लगातार, और किस में नहीं होती, नॉन लिविंग्स में कभी भी नहीं होती। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी पेरेंट होता है वो मैच्योरेशन गेन करता है, डॉटर सेल बनती है, वो ग्रो करती है, फिर वो आगे न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म करती है। तो यहाँ पे लगातार प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन होता रहता है। तो एक साइक्लिक इवेंट्स होते रहते हैं जिनके अंदर बर्थ हुआ, ग्रोथ हुई, डेथ हुई, बर्थ होने के बाद में ग्रोथ और डेथ, और जो ग्रोथ होती है वहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा और नए ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, देन ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी शो करेगा। रिप्रोडक्शन की जो फिनोमिना है वो कंटिन्यूटी बनाए रखती है किसको, जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन से। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो रिप्रोडक्शन की फिनोमिना है वो किस तरह की फिनोमिना है। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फिनोमिना होती है, और प्लस इनसाइड द बॉडी ये फिनोमिना होती है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिप्रोडक्शन की जो फिनोमिना है वो कई फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, उनके हैबिटेट पे डिपेंड करती है, और अदर फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर हुआ, लाइट हुए, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो टेम्परेचर के केस में मैं बताऊं तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही उनके अंदर सेक्स जो है वो डिसाइड होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से उनको जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा मिल जाए तो वो मेल में कन्वर्ट हो गए या फिर वो फीमेल में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन के अंदर। इसी तरीके से फोटो पीरियड, अगर आपने 11th में पढ़ा था, फोटो मतलब लाइट और पीरियड, तो आपको पता ही है कि लाइट की एक ऐसी ड्यूरेशन जहां पे फ्लावरिंग अकर होती है प्लांट्स के अंदर। तो फोटो पीरियड जो है वो प्लांट्स में ही नहीं बल्कि एनिमल्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, और इस फिनोमिना को कंप्लीट होने के लिए कुछ फैक्टर्स भी यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ये हमारी जो टर्म थे रिप्रोडक्शन के बारे में थे। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब हमें समझ में आ गया कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बार बार जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूटी बनती रहती है, और पेरेंट से क्या बनते रहते हैं, नए नए ऑफस्प्रिंग बनते रहते हैं, जिससे कोई भी स्पीसीज अपनी कंटिन्यूटी, अपनी एग्जिस्टेंस क्या करता है, अर्थ पे बनाए रखता है, लेकिन ये नॉन लिविंग में नहीं होती। अब हमें ये देखना है, ठीक है, कंटिन्यूटी तो है, इसके अलावा और क्या पर्पस है रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट ये आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। पर्पस हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन का, यानी कि पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक पर्पस तो हमारे सामने आ ही गया है कि रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी या उसकी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए किसी के ऊपर, अर्थ पे, ठीक है। बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी स्पीसीज लंबे टाइम तक अर्थ पे नहीं रह सकती, या उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं रह पाएगी। सो हमारे पास यहाँ पे पहला जो पर्पस आता है वो ये है, कंटिन्यूटी ऑफ
कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाए रखने के लिए। तो यानी कि रिप्रोडक्शन क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि रिप्रोडक्शन मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, दूसरा पर्पज अगर हम देखें तो क्या रहता है, सेकंड हमारे पास जो पर्पज है वो है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ वो देखते हैं। देखो रिप्रोडक्शन जो है वो मेंटेन करता है किसको, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स population of young adult and aged persons को। ठीक है, तो किसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, यंग अडल्ट और एज्ड। ठीक है, हम यहाँ पे देखें जापान में, जापान के अंदर जो रिप्रोडक्टिव रेट है, यानी कि रिप्रोडक्टिव रेट वहाँ क्या है, बहुत कम है। इस वजह से वहाँ पे किसका नंबर ज़्यादा है, वहाँ पे जो है एजेड पर्सन क्या है वहाँ पे देखने को, एजेड पर्सन जो है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो पर्पज है वो क्या रहता है, यानी कि जो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि रिप्रोडक्शन फिनोमिना के थ्रू हम एक इक्विवेलेंसी बनाए रखते हैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, जहाँ पे यंग भी है, अडल्ट भी है और एजेड पर्सन भी है। सो रिप्रोडक्शन जो है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड जो है वो है वेरिएशंस। देखो जो रिप्रोडक्शन है वो इंट्रोड्यूस करता है किससे, वेरिएशन से। देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात चल रही है, तो वेरिएशन के केस में यहाँ पे रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस वेरिएशंस एंड जो यूजफुल वेरिएशंस होती है ना बच्चों, वो बहुत ही एसेंशियल होती है किसके लिए, फॉर अडप्टेशन एंड इवोल्यूशन के लिए। देखो ऐसा माना जाता है कि जो इंडिविजुअल या जो स्पीसीज के मेंबर जितने ज़्यादा वेरिएंट होते हैं उनके अंदर एवोल्यूशन भी उतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे वेरिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उन वेरिएशंस को कौन बनाता है या कौन इंट्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में भी कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे पर्पज है। इसके अलावा एक पर्पज और है लाइफ, यानी कि लाइफ की अगर बात करें तो लाइफ को एग्जिस्ट करता है ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लाइफ एग्जिस्ट रहती है अर्थ पे किसकी वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से, किसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, पर्पस थे रिप्रोडक्शन के, जिसके अंदर क्या क्या देखा हमने, कंटिन्यूटी देखी स्पीसीज को, या आप ये भी बोल सकते हो कि कंटिन्यूटी बनाए रखता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, तो ये भी सही रहेगा। तो कंटिन्यूटी रहती है स्पीसीज के अंदर या उनके जनरेशन के अंदर। पॉपुलेशन जो है उनको ऑर्गेनाइज करके रखता है रिप्रोडक्शन। वेरिएशन क्रिएट करता है रिप्रोडक्शन, जिसकी हेल्प से अडप्टेशन और एवोल्यूशन की प्रोसेस क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। और रिप्रोडक्शन
जो है वो लाइफ की अर्थ पे एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों बोला गया है, और ये देखा कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि लाइफ स्पैन क्या होती है और किस पे डिपेंड करती है और किन ऑर्गेनिजम्स की कितनी होती है। उसके बाद हमने देखा कि लाइफ स्पैन की स्टेजेस कौन सी थी, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी, एंड अब हमने क्या देखा, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में चल रही है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइप क्या है, उनके मेथड्स क्या हैं और उनके अदर एस्पेक्ट्स। सो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू।